साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आप यदि रंगे हाथों नहीं पकड़े गए, पर कई बार ऐसा होता है कि फॉर्जरी या चीटिंग का अपराध जो है आप पर थोप दिया गया है और उसके साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा भी आप पर जोड़ दी गई है। अब परेशानी ये है कि बेल मूव करें या नहीं करें, सेक्शन 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन के लिए जाएं या नहीं जाएं, ये सब क्लिंचिंग क्वेश्चन हैं जो हमारे माइंड में घूमते रहते हैं। साथियों, अगर बेल नहीं मिली तो क्या जेल जाना होगा? ऐसे अपराध में जो आपने कारित किया ही नहीं है, ऐसा अपराध जो आपने कमिट किया ही नहीं है, तो आपके अधिकार क्या है कानून में इस स्थिति को लेकर, जिसको लेकर मैंने आज का वीडियो तैयार किया है। तो एक एक पॉइंट हम समझते हुए चलेंगे और सबसे पहले हम कुछ स्थितियों को समझेंगे ताकि जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है उनको अप्लाई करना हमारे लिए ईजी रहे। साथियों, जो ये मामला है इसमें एक रिपोर्ट जो है पेश होती है, उसमें ये आरोप है कि कुछ पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा गंभीर अपराध जो है कारित किया गया है। गंभीर अपराध मीन्स द ऑफेंस ऑफ फॉल्स पर्सोनिफिकेशन। देखो, हर आदमी की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है कि इजीली आपको इस नाम से पहचाना जा सकता है। अब मान लीजिए कि इस नाम का उपयोग किसी और व्यक्ति ने कर लिया और उसने स्वयं को मोहन बताकर किसी और से जो है डील विद कर लिया, तो नुकसान किसको होगा? जो मोहन जो है वो ओरिजिनल है उसको। क्लियर है? तो साथियों, ऐसी स्थिति में जो भी अपराध की स्थिति बनती है वो है फॉल्स पर्सोनिफिकेशन, जिसके लिए पनिशमेंट है सेक्शन 419 आईपीसी में, तो वो धारा भी यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा फॉर्जरी भी है सेक्शन 465 आईपीसी, पर सेक्शन बेसिक क्या है इसका? 463 ऑफ आईपीसी, दूसरा है 468A ऑफ आईपीसी और तीसरा है 471 ऑफ आईपीसी। बेसिक डिफरेंस क्या है कि सेक्शन 465 आईपीसी डिफाइन करता है पनिशमेंट्स फॉर सिंपल फॉर्जरी, पर चीटिंग करने के लिए फॉर्जरी की गई है तो सेक्शन 468 आईपीसी का वहाँ पर अप्लाई होगा, और फॉर्ज डॉक्यूमेंट को यूज़ किया गया है एज जेन्युइन, तो वहाँ पर 471 आईपीसी अप्लाई होगा। और इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए कुछ लोग शामिल हुए हैं तो वहाँ पर 120B आईपीसी अप्लाई होगा, अगर वो मीटिंग को माइंड किए हुए हैं और उन सब का मकसद अनलॉफुल गेन करने का है। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि इन धाराओं के अलावा सेक्शन 7C ऑफ पीसी एक्ट पे लगा दिया रहता है कि आपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, कॉन्स्पिरेसी करते हुए अनुचित लाभ के लिए ये फॉर्जरीज करी है। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि इसको रंगे तो नहीं पकड़ा गया, बट इन धाराओं के बेसिस पर एफआईआर जो है दर्ज हो गई। जब मामला जो है इसकी जानकारी में आया तो इसने मूव करा एंटिसिपेटरी बेल, तो सारे के सारे पॉइंट इसने रखे, पर कोई पॉइंट जो है कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाया। ये खुद लिखा है कोर्ट ने अपने फैसले में। सिर्फ एक ही पॉइंट जो है कोर्ट को कन्विंस कर पाया कि ही हैज़ ज्वाइंड द इन्वेस्टिगेशन, ही हैज़ कोऑपरेटेड विद द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। साथियों, एक बात जो है आप समझिएगा कि जब भी मामले दर्ज होते हैं तो आप सीधा भागते हैं एंटिसिपेटरी के लिए या क्वेश्चन के लिए। मैं आपको हमेशा कहा कि आप संपूर्ण ज्ञापन, जिसको कहते हैं मेमोरेंडम या रिप्रेजेंटेशन, जो है तैयार कीजिए और उसको भेज दीजिए। माइंड में संशय क्या रहती है आपके कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम ये डॉक्यूमेंट भेजें और हमारे खिलाफ भी जो है पड़ा जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एंटीसिपेटरी बेल तो मिले नहीं मिले बात की बात है, बट एंटी करप्शन ब्यूरो उन डॉक्यूमेंट्स, उन सबमिशंस के लाइट में केस को और इम्प्रूव कर ले। वो नहीं कर सकते। केस का ट्रैक है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं उनकी कंसेंट सीडी से, जिसको बोलते हैं केस डायरी, और उस केस डायरी में सीक्वेंस होते हैं। अगर वो सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं, मिसमैच कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका फ़ायदा अपने को मिल जाए। तो साथियों, इस केस में कोर्ट ने लिखा, इट इज़ ट्रू दैट कस्टोडियल इंटरोगेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और कस्टोडियल इंटरोगेशन जब होता है तो उसको ये भय होता है कि कोई चीज़ छुपाएगा तो उसके लिए कोई ना कोई विकट समस्या भविष्य में पैदा हो सकती है, तो एक डर ही पर्याप्त है मुलजिम के लिए कि वो सच्चाई जो है बता दे। पर साथियों, वहाँ पर ये बात भी सही है कि इफ़ द प्ली इज़ दैट द कस्टोडियल इंटरोगेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, देन द सेम इज़ नॉट अ ग्राउंड टू अलाउ द एंटिसिपेटरी बेल। कि अगर वो स्थिति नहीं भी है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं करना है, तब भी एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं कर सकते। प्ली क्या है कि कस्टोडियल इंटरोगेशन अगर रिक्वायर्ड है किसी पुलिस को, चाहे वो एसीबी हो चाहे वो सीबीआई हो, तो उनको स्पेसिफिक कॉज जो है शो करना होगा। और अगर अक्यूज ने ज्वाइन कर लिया इन्वेस्टिगेशन को, तो वहाँ पर किसी भी रूप में उसका डिटेंशन जो है जस्टिफाइड नहीं होगा। क्योंकि साथियों,
बेसिकली अरेस्ट की नौबत क्यों आपको आती है? क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के कोर्स में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप फ्लिया भी हो जाएंगे या जो गवाह है उसको आप टैंपर बैद कर लेंगे। अगर आप इस चीज़ों को और समझना चाहते हैं गहराई से तो सबसे पहले आप पढ़िएगा सेक्शन 437 सब क्लॉज 4 CRPC का। वहाँ आपको सारा मालूम पड़ जाएगा कि जो 4 बातें कानून में लिखी हुई है वही हमारे अरेस्ट का जो है आधार बनती है। और 41 CRPC की जब चेकलिस्ट जो है फाइल होती है तो उसमें ये प्लीज़ भी जो है लिए जाते हैं। साथियों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी मामला दर्ज हो रहा है, रंगे हाथों नहीं पकड़े गए हैं, तो 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का प्ली भी आपको लेना ही लेना है, भले वो कोर्ट माने या नहीं माने, पर आप प्ली को रेस करो। दूसरी बात यह कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है उसको आप रेस करो। तीसरी बात यह कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन अगर मांगा गया है बाय द कंसर्न एजेंसी तो वो क्यों मांगा गया है उसको आप रेस करो। चौथी बात यह कि हम ज्वाइन कैसे करें इन्वेस्टिगेशन, इसके कई मोड हैं। आप उनको ईमेल कर सकते हो, आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हो अपनी सारी बातें, पर बातों का मतलब ये नहीं कि आपने 2 लाइन लिखी और उनको फॉरवर्ड कर दी। बातों से अभिप्राय ये है कि आप अपना पूरा ज्ञापन रेडी करो और उसको फॉरवर्ड कर दो। साथियों, कई बार ऐसी स्थिति आ रहती है कि हम कन्वे नहीं कर पाते हैं और डायरेक्टली मूव करते हैं, तो वहाँ पर हम नुकसान जो है भोगना होता है। कानून जो है काम करता है आपकी मंशा पर, और जैसी मंशा वैसी दशा, ऐसा मांग के चलता है। साथियों, एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाऊंगा इस स्टेज पे ताकि आपको चीज़ समझने में और जो है यहाँ पर इजी रहेगा। साथियों, जो बिजनेसमैन है जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और एक बड़ी क्वांटिटी में जो है आर्टिकल है तो वो ई-वे बिल का यूज़ करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि ई-वे बिल जो है वो एक्सपायर हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाता है। तो जो कंसर्न ड्राइवर हैं या कंसर्न मालिक है वो क्या करते हैं कि जो कंसर्न अथॉरिटी है GST के अंदर उसको मेल पर इन्फॉर्म कर देते हैं, ये शो करने के लिए कि हमारा मेलाफाइड नहीं है, बट स्थितियाँ ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हम क्या करें। तो वही चीज़ जो है आपको यहाँ करनी कि जैसे मान लीजिए ऑफेंस है फॉर्जरी का या चीटिंग का या फॉल्स पर्सोनिफिकेशन का या सेक्शन 7C का, आप घबराए नहीं, सारे फैक्ट्स को देखिए, उनको नोट डाउन कीजिए और उसके बाद सही फैक्ट्स क्या है उसको नोट डाउन कराइए और उसका सब्सटेंस बताइए और उस पूरे ज्ञापन को आप भेज दो उनको ईमेल से, व्हाट्सएप से और बाय पोस्ट भी, और उसके बाद जो है बेल मूव करो। तो उससे कोर्ट को बताने में इजी रहेगा, भाई ये पॉइंट्स है, मैंने कन्वे कर दिए, मैंने ज्वाइन कर लिया इन्वेस्टिगेशन, पर मुझे धमकाते हैं, डराते हैं, तो मैं क्या करूँ। मेरी सेफ्टी भी जो है ज़रूरी है। और एक एक्सपेरिमेंटल स्थिति हमने करी थी प्रैक्टिकल वे में, इसको भी जो है आप नोट कर लो। एक मामले में जो है अक्यूज ने मूव करी थी एंटिसिपेटरी बेल, तो वहाँ पर कंसर्न ACB का कहना यह था कि हमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन चाहिए। तो कोर्ट से हमने यही कहा था कि आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक प्रावधान कोर्ट ने ये भी करा है कि CCTV मैंडेटरी है हर थाने के ऊपर, ताकि इलीगल डिटेंशन और वारंटेड हैरेसमेंट को जो है अवॉइड कर सकें। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी पूछताछ हो, जो भी हमसे जानकारी चाहते हो, वो 41D CRPC के लैंड वकील की उपस्थिति में हो। दूसरी बात है कि उन सब चीज़ों की वीडियोग्राफी हो, ताकि अक्यूज के राइट्स जो है अफेक्ट ना हो। क्योंकि कोर्ट से बाहर जाने के बाद जो पुलिस है वो बहुत गुंडागर्दी करती है और कई बार ऐसा होता है कि अक्यूज को टॉर्चर तक करते हैं। तो ये प्लीज़ भी जो है आप ले सकते हैं। अगर वो मना करेंगे, इस केस में मना किया था, तो वहाँ पर अक्यूज को जो है डेफिनेट फ़ायदा मिल गया एंटिसिपेटरी बेल का। तो वहाँ अक्यूज नहीं किया था दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो के, पर उसके कॉरेस्पॉन्डेंस थे जरिए एडवोकेट, जरिए खुद, और उसे ईमेल से, व्हाट्सएप से, जरिए पोस्ट, सब कॉरेस्पॉन्डेंस कर दिए, तो अल्टीमेटली जो है बेसिस बन गया। इसी कनेक्शन में एक जजमेंट और है ब्रिजेंद्र कुमार का। ये जजमेंट है ब्रिजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 लाइव लॉ, सुप्रीम कोर्ट पेज 209। इसमें स्थिति स्पेसिफिक है, अक्यूज का कस्टोडियल इंट्रोगेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने कहा कॉपरेशन से मतलब कि आपका कि साहब हमें कुछ एविडेंस कलेक्ट करनी है। तो कोर्ट ने कहा इन द नेम ऑफ कॉपरेशन, इन द नेम ऑफ कस्टोडियल इंट्रोगेशन यू कुड नॉट कलेक्ट द एविडेंस, जो कि इंक्रिमिनेटिंग है और अक्यूज के राइट्स को अफेक्ट कर सकती है। इसी तरह से एक जजमेंट है सीबा बनाम स्टेट ऑफ ओडिशा का 2024 लाइव लॉ, सुप्रीम कोर्ट पेज 259। उसमें भी स्पष्ट है कि ऐसी कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते जो कंडीशन हार्श हो, बेल के राइट्स को अफेक्ट करती हो, या लिवलीहुड के राइट को अफेक्ट करती हो, या पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है उसको अफेक्ट करती हो। तो कुल मिला के एक बात जो है समझ में आती है कि जब भी हम बेल प्ली ले रहे हैं तो हमारा ड्राफ्टिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ड्राफ्टिंग हम कैसे करेंगे? नंबर 1 फैक्ट्स ऑफ द केस, वो हम कहाँ से लेंगे? FIR से। उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या क्या हुए उसको हम लेंगे, फिर हमने क्या क्या कॉरस्पॉन्डेंस करे उसको लेंगे, फिर चौथी बात हमारा स्टैंड क्या है उसको लेंगे, पांचवी बात हमारा जनरल ग्राउंड्स क्या है बेल का उसको लेंगे, फिर जो ग्राउंड्स है 437 सब क्लॉज 4 CRPC के लाइट में उसको लेंगे, एंड में हम लोग चाहते क्या है उसको हम लेंगे, और किस तरह से हमारे अनवारंटेड हैरेसमेंट को बचाया जा सकता है उसके लिए एडिशनल पुलिस क्या है उसको लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि बेल अलाउड नहीं होती है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? तो ये सब बातें आपको लेके चलनी पड़ेगी। 4-5 पन्ने की घटिया बेल एप्लीकेशन बनाओगे तो वहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स कवर करते हुए चलो, सारे लॉ पॉइंट्स को लिखते हुए चलो, तो वहाँ पर डेफिनेटली फ़ायदे मिलने की स्थिति जो है रहती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको एक नया टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसी अपडेट्स टाइम पर मिल सकें। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।